Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 8, the first empire, the Mauryans. Students, in this video we'll discuss about Mauryans, Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashok. So students, the first empire means what? इसके पहले कोई empire नहीं होगा, ठीक है. Kingdoms were there, kingdoms थी, ठीक है, बट एम्पायर नहीं थे. क्या डिफरेंस है किंगडम और एम्पायर में? सो स्टूडेंट्स, किंगडम रिलेटिवली स्मॉल एरिया होता है और एम्पायर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है. मौर्यन एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट एवर एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडियन हिस्ट्री में पहला एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे स्टूडेंट्स? मौर्यन. इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर. इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर बिकॉज इट वॉज मच लार्जर देन अ किंगडम. इसको हमने किंगडम क्यों बोला बच्चा? क्योंकि इसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा था. एंड वॉज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, और वास्ट एरिया में स्प्रेड था, ठीक है. द मौर्यंस कंट्रोल्ड मोर लैंड दैन एनी प्रीवियस रूलर और डायनेस्टी. मौर्यंस का कंट्रोल जिस लैंड पे था ना, जितनी ज़्यादा लैंड पे था बच्चा, वो पहले थे जिनका कंट्रोल इतने वास्ट एरिया पे था. इसके पहले किसी भी प्रीवियस रूलर और डायनेस्टी के पास इतना लैंड एरिया का कंट्रोल नहीं था. नाउ सोर्सेस. सोर्सेस मीन्स कहाँ से हमें पता चला कि मौर्यन फर्स्ट एम्पायर थे, कैसा उनका किंगडम था, कितने एरिया पे कंट्रोल था. फ्रॉम वेयर वी आर नोइंग दैट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यंस. तो बेटा, मौर्यंस को अगर जानना है, समझना है, तो आपको दो बुक्स मिलेगी मौर्यंस के ऊपर. दो मेजर सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर के. आज तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे. मूवीज आर देयर, सीरियल्स आर देयर, many more books are also there, but the major sources, two books named Indica by Megasthenes. Who has written Indica? Megasthenes. Indica किसने लिखी है बच्चों? Megasthenes ने लिखी है. और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने. Who has written अर्थशास्त्र? कौटिल्य. Who has written Indica? Megasthenes. Student, try to mug up or learn this information here only, because it will help you in your further competitive examination. First, it help you in your class 10th when you are going to give your NTSC examination. In NTSC examination, it is frequently asked question. Who has written Indica, or Arthashastra is written by whom? So Indica is written by Megasthenes, Arthashastra is written by Kautilya. Now what is there in Indica? So students, Indica tells us about political, social and economic condition of that पीरियड, और द पीरियड ऑफ मॉरेंस. मॉरेंस के पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसी चल रही थी लोगों की, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, ठीक है. ये सब आपको मिलेगा इंडिका में. और अर्थशास्त्र में क्या लिखा होगा बच्चा? द अर्थशास्त्र डील्स विथ हाउ टू गवर्न एन एम्पायर. एवरीथिंग इज देयर इन द अर्थशास्त्र अबाउट द गवर्निंग. How you are going to govern your empire is written or clearly written in in अर्थशास्त्र. आप रूलर बन जाते हैं तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, आप बीइंग अ रूलर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आपको एम्पायर को गवर्न करना है, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में, ठीक है. तो टू मेजर सोर्सेस, अर्थशास्त्र एंड इंडिका. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इंडिका बाय मेगास्थनीज. It describes the administration of Maurya. So precisely we can say that in Arthashastra we have administration of Mauryans. So students, apart from these two books, we are also having some other sources like rock and pillar. Okay, the rock and pillar edicts of Emperor Ashok are an equally valuable sources. बच्चों, जब अशोक एम्परर बने तो उनके टाइम पे बहुत सारी रॉक्स और पिलर्स पे भी एडिक्ट किया गया, उसके ऊपर भी राइटिंग्स की गई, उसके ऊपर भी लिखा गया, तो वो भी बहुत वैल्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है. इंडिका और मेगास्थनीज तो बुक ही बच्चा. बुक्स के अलावा कौन सा मेजर सोर्स है? तो रॉक्स एंड पिलर्स, ठीक है. दीज एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स. रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब की गई हैं एडिक्ट्स, और स्टोन पिलर्स के ऊपर भी इंस्क्राइब की गई है, जिसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है अबाउट अशोक, अबाउट द गवर्नेंस ऑफ अशोक. We know much about this great king mainly through the large number of inscription. बहुत सारे inscription मिले हैं किसके? अशोक के, ठीक है. That he has left behind, जो अपने पीछे वो छोड़ के गए हैं. Coins are another important source. The first is book, another is rock, pillar, third coin, inscriptions. Okay, तो कितने sources अभी तक हमने पढ़े? book, rock, pillar, inscription और coins. बट जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो coins तो
इम्पॉर्टेंट सोर्स का काम करता है। यस, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट मौर्यन एम्परर्स। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, ये कौन है? ये अशोक के दादाजी हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन है अशोक। अब पता चल ही गया होगा आपको। तो इनका रूल कब से कब तक रहा बच्चा? 321 से स्टार्ट होके कब खत्म हुआ? 297 पे खत्म हुआ। अब ये उल्टा क्यों है बच्चा? ये उल्टा इसलिए होता है क्योंकि ये बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है। बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बिफोर कॉमन एरा में बैकवर्ड काउंटिंग चलती है। जैसे ये रहा 0, तो 0 से कहीं यहाँ पर अगर मैं 297 लिख दूँ, यहाँ पर 321, तो इनका रीन कब से स्टार्ट हुआ? 321 पे स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हो गया? 297 पे। ठीक है, इस तरीके से ये हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, और काउंटिंग कैसी होती है? बैकवर्ड। द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी की फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। हु एस्टेब्लिश्ड मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया और फर्स्ट रूलर भी यही है। ही ओवरथ्रू द लास्ट नंद रूलर इन 321 BCE। 321 बिफोर कॉमन एरा इन्होंने नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया, पावर से हटाया और खुद रूलर बन गए। ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज मिनिस्टर चाणक्य। इनको किसका सपोर्ट था बच्चा? चाणक्य। वही चाणक्य, इनका दूसरा नाम है कौटिल्य, हु हैज रिटर्न व्हाट? मेगास्थनीज, नहीं सॉरी, हु हैज रिटर्न अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिखी है। किसने लिखी है अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने। कौटिल्य के इस सपोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य किंग बने। हु वॉज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो कितने नाम हो गए बच्चा? किसने लिखी है अर्थशास्त्र? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तीनों एक ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो किसने लिखी अर्थशास्त्र? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, एंड ही वॉज सपोर्टेड Chandragupta Maurya, and with the help of Chanakya, Chandragupta Maurya became king, overthrowing नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रू करके कौन किंग बन गए? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्क्योर्ड मगध। फर्स्ट कॉन्क्योर किसको किया? चंद्रगुप्त ने मगध को। ठीक है, नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। पहले इन्होंने किसको जीता? मगध को। फिर इन्होंने किसको डिफीट किया? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अ जनरल ऑफ ग्रीक किंग। ग्रीक किंग के जनरल सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फर्स्ट किसको डिफीट किया? नंद डायनेस्टी को, मगध कंट्रोल में कर लिया। सेकेंड इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? ग्रीक किंग के जनरल। अब वो ग्रीक किंग कौन थे? एलेक्जेंडर। वो ग्रीक किंग कौन थे? एलेक्जेंडर। ठीक है, क्या इतनी बातों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। सेल्यूकस निकेटर किसके जनरल थे बच्चा? ग्रीक किंग एलेक्जेंडर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। एलेक्जेंडर कहाँ के किंग थे बच्चा? ग्रीक के। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? एलेक्जेंडर के जनरल थे। एलेक्जेंडर कहाँ से आए थे? ग्रीक से आए थे। अब मेगिस्थनीज कौन थे बच्चों? मेगिस्थनीज एम्बेसडर थे, राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। मेगिस्थनीज was the ambassador of Seleucus Nicator. He lived in the court of Chandragupta for many years. मेगिस्थनीज किसके एम्बेसडर थे स्टूडेंट्स? सेल्यूकस निकेटर के। और उन्होंने बहुत टाइम किसके कोर्ट में बिताया? निकाला चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में बिताए रहे, बहुत कुछ देखा समझा और फिर कौन सी बुक लिखी? इंडिका। ठीक है, ग्रीक किंग एलेक्जेंडर, इनके जनरल कौन है बच्चा? कौन है इनके जनरल? सेल्यूकस निकेटर, जिनको किसने जीत लिया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देयरफॉर ही ट्राइड टू स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य को किस पे कंट्रोल करना था बच्चा? नदर्न इंडिया पे कंट्रोल करना था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पावर को स्ट्रेंथन किया, बढ़ाया। नाउ बिंदुसार। बिंदुसार इज फादर ऑफ अशोक एंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार और अशोक के फादर हैं। ठीक कोई बात? चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त को किसने सक्सीड किया? उनके बेटे बिंदुसार ने। सक्सीड मतलब उसके आगे कौन किंग बना? चंद्रगुप्त के बाद कौन किंग बना? तो बिंदुसार।
ही डिफीटेड द रूलर ऑफ 16 किंगडम, उन्होंने कितने किंगडम्स के रूलर्स को डिफीट किया? 16 किंगडम्स के रूलर को डिफीट किया। एंड एडेड देयर लैंड्स टू देयर एम्पायर, और फिर लैंड को किस में ऐड किया? अपने एम्पायर में। जब हम किसी भी किंगडम को डिफीट करेंगे, हराएंगे, तो उनके लैंड एरिया को भी किस में शामिल कर लेंगे या किस में मिला लेंगे? अपने एम्पायर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अंडर हिम द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो बहुत पार्ट, लगभग होल पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किसके कंट्रोल में आ गया था? बिंदुसार के कंट्रोल में था, मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में था, एक्सेप्ट कलिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है मिला के, और ये वाला एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के। किसको छोड़ के? कलिंग को छोड़ के। कलिंग को प्रेजेंट डे में हम क्या बोलते हैं? उड़ीसा, ठीक है। कलिंग का प्रेजेंट डे का नाम क्या है? उड़ीसा। बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सर छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो लर्न करें। कलिंग का आज का नाम क्या है? उड़ीसा। तो जो बिंदुसार थे उनके कंट्रोल में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। एक ही चीज छूटी हुई थी, ये वाला एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। क्या छूटा हुआ था? कलिंग, ठीक है। वो जो ACCPT वाला होता है उसका मतलब होता है मिला के, यस। और कुछ किंगडम साउथ के नहीं कंट्रोल में आ पाए थे मॉरियंस के, तो कलिंग, और कुछ किंगडम साउथ के। मॉरियंस वर फ्रेंडली विद द किंगडम्स ऑफ साउथ। अब हो सकता है कि कंट्रोल ना करने का एक रीज़न ये रहा हो क्योंकि जो साउथ के किंगडम्स थे वो मौर्यन एम्पायर से फ्रेंडली थे, या मौर्यंस उनसे फ्रेंडली हो तो उन्होंने कभी कंट्रोल करने का सोचा ही ना हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, एम्परर अशोक, इनका रूल कब से स्टार्ट होता है? 273 BC से स्टार्ट होकर कब तक खत्म होता है? 232 BC से खत्म होता है। मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ, BCE में बैकवर्ड काउंटिंग चलती है ना। चलो, तो जो अशोक थे स्टूडेंट्स वो बहुत ही फेमस और ग्रेटेस्ट मौर्यन किंग थे, ठीक है। अगर हम मौर्यन डायनेस्टी को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक, इन तीनों में जो सबसे फेमस हुए वो कौन थे स्टूडेंट्स? अशोक, ठीक है। अशोक वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन किंग एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एवर, आज तक के महान शासक, सबसे अच्छे रूलर, सबसे महान रूलर। द ब्रिटिश हिस्टोरियन एचजीवेल, ब्रिटिश हिस्टोरियन एचजीवेल ने क्या कहा अशोक के लिए बच्चा? एमिस्ट द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऑफ मोनार्क। एमिस्ट का मतलब होता है बीच में। आप हजारों राजाओं के नाम लिख लो, ले लो, उनकी बातें करो, उस क्राउड में जो हिस्ट्री का वो क्राउड जिसमें हजारों राजाओं की बात होती है, उन सब में अशोक का नाम हमेशा अलग एक सितारे की तरह चमकेगा, ठीक है। Amidst the tens of thousands of names of monarch that crowd the columns of history, हिस्ट्री के बहुत सारे कॉलम फिल करने वाले ग्रेट मोनार्क में जो अशोक का नाम है, शाइन्स एंड शाइन्स ऑलमोस्ट अलोन, अकेला ही शाइन कर रहा है किसकी तरह? सितारे की तरह। इतने महान थे ये कि इनकी तारीफ में ऐसा किसने कहा? एच.जी. वेल्स। कौन थे ये? इंग्लिश हिस्टोरियन। अशोक गवर्नड हिज किंगडम वेल, अशोक ने अपनी किंगडम्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। उनके बहुत सारे रॉक एंड पिलर एडिक्स हैं, रॉक और पिलर एडिक्स हैं जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिल जाएंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स? रॉक के ऊपर भी अशोक ने बहुत कुछ लिखवाया है, पिलर्स के ऊपर भी बहुत कुछ लिखवाया है, इसी को क्या बोलते हैं? एडिक्स, ठीक है। और ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैले हुए हैं। That give us these and this and many more, give us lots of information about the great ruler named Ashok. Kaling War is that war which transformed द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। कलिंग वॉर वो वॉर है बच्चा जिसने इंडिया की हिस्ट्री को ही ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, स्पेशली किस किंग की? अशोक की, ठीक है। व्हेन अशोक बिकेम द किंग, जब अशोक किंग बने बच्चा, कलिंग वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। जब अशोक किंग बने तो कलिंग एकमात्र ऐसी किंगडम थी, द ओनली किंगडम कलिंग विच वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यन रूलर्स। मौर्यन मतलब अशोक के कंट्रोल में सिर्फ एक ही किंगडम नहीं थी, वो कौन सी किंगडम थी बच्चा? कलिंग। और अशोक का ये ड्रीम था कि वो कलिंग को डिफीट करके कलिंग को अपने अंदर अपने किंगडम में मिला ले। कलिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, कलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था एज इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ। कलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट था बच्चा, आप मगध बोले तो बिहार, जहाँ से अशोक रूल करते थे,
बिहार से आपको अगर साउथ के टूवर्ड्स जाना है तो आपको उड़ीसा को क्रॉस करना पड़ेगा। कलिंग का पुराना नाम क्या था बच्चा? नहीं, नया नाम क्या है? उड़ीसा। कलिंग पुराना, उड़ीसा, उड़ीसा न्यू। पहले उड़ीसा को भी उड़ीसा बोलने लग गए थे, पर वो नाउ अगेन वो उड़ीसा हो गया है। तो कलिंग का न्यू नेम क्या है स्टूडेंट्स? उड़ीसा। तो उड़ीसा से होके लैंड और सी रूट जाते हैं, ठीक है, कलिंग से होते हुए। इसीलिए उड़ीसा को कंट्रोल करना, कलिंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अशोक ने अटैक किया कलिंग पे, ठीक है, उसको कनक्योर भी किया, पर उस बीच बहुत फायर्स बैटल हुआ, एक अच्छी घनघोर लड़ाई हुई। किस किस के बीच में? कलिंग रूलर और अशोक के बीच में। द वॉर विथ कलिंग वॉज टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक, और यही वॉर अशोक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग दैट ही सॉ इन द वॉर मेड हिम वेरी सैड। जब उन्होंने डेथ, डिस्ट्रक्शन, सफरिंग्स देखी कलिंग वॉर की, तो वो बहुत दुखी हो गए। ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थ, फालतू, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग। उन्होंने रियलाइज किया कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटिंग। अब वॉर कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है वॉर फाइट करने का। एंड दैट टाइम ओनली ही वोड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। और उन्होंने कसम खा ली कि आगे से मैं कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ लाइफ टू सर्व द पीपल। उन्होंने अपने जो बचा हुआ जीवन था वो लोगों को डिवोट कर दिया, उनकी सफरिंग्स को दूर किया, लोगों को सर्व किया, ठीक है। वाई सो? बिकॉज ही हैज सीन डेथ, डिस्ट्रक्शन इन कलिंग वॉर विच मेड हिम चेंज्ड, ठीक है। अशोक धम्म। अब स्टूडेंट, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्मा का मतलब होता है, धम्म प्राकृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है? प्राकृत वर्ड है, ठीक है। और इसका जो संस्कृत में मीनिंग होता है वो होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। संस्कृत में धर्म और इंग्लिश में, सॉरी, प्राकृत में धम्म एक ही वर्ड है, ठीक है। संस्कृत में उसको धर्म बोलते थे और प्राकृत में उसको धर्म बोलते हैं, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। What is the meaning of dharma? Dhamma, religious duty. अशोक गेव अप द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट थ्रू वॉर। अशोक ने ये पॉलिसी तो खत्म ही कर दी, क्योंकि उसने तो वो ले लिया था ना, वॉर, कसम खा ली थी कि वो कोई वॉर नहीं लड़ेगा। तो उसने जो कॉन्क्विस्ट थ्रू वॉर था उसको खत्म कर दिया, जिसको हम बोलते थे दिग्विजय, ठीक है। उसको, उस पॉलिसी को गैव अप कर दिया, छोड़ दिया। एंड बिगेन टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट। और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली? कॉन्क्विस्ट की। धर्म के थ्रू अब वो इंसानों को जीतेंगे, धम्म विजय का अभियान चलाएंगे, धम्म विजय को प्रमोट करेंगे, दिग्विजय बांध। स्प्रेडिंग धम्म बिकेम अशोक गोल इन लाइफ। और अशोक की लाइफ का एम क्या बन गया बच्चा? कि अब उसको धर्म को, धर्म का मतलब क्या है? रिलीजियस ड्यूटी को ही प्रमोट करना है, ठीक है। यही उसके जीवन का, उसकी लाइफ का गोल बन गया। प्रिंसिपल ऑफ धम्म। द एडिक्ट्स ऑफ अशोक डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ धम्म। धम्म का क्या मीनिंग है ये आपको कहाँ से पता चल जाएगा? वो एडिक्ट्स जो अशोक ने बनवाए थे। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। भगवान की पूजा करना, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना, बलि देना, मतलब कोई लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी को काट देते हैं ना बच्चों, उनको सेक्रीफाइस करते हैं। बफेलो, आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि जब वो लोग वॉर के लिए जा रहे होते हैं तो बल्लाल देव एक बहुत ही अच्छे मोटे ताजे बफेलो को कट कर देता है, उसका सेक्रीफाइस करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि देयर इज नो नीड ऑफ सेक्रीफाइसेस, नो वर्शिपिंग, रादर इट वॉज कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल टू बी फॉलोड। Rather than sacrifice or worship of God, you need to follow some code of conduct, some morals. It was inspired by teaching of Buddha, and to whom Ashok inspired from the teaching of Buddha. ठीक है, Lord Buddha. Through them, Ashok wanted to instill the spirit of tolerance. अशोक किसके स्पिरिट को इंस्टिल करना चाहते थे बेटा? टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है? सहनशीलता। कोएग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स इन द पीपल। बड़ों का रेस्पेक्ट करो, नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाओ, साथ में रहने की कोशिश करो, कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को उन्होंने इंस्टिल करने की कोशिश की। ही आस्क्ड हिज पीपल टू। उसने अपने लोगों को क्या समझाया? हमेशा स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा सही बोले, सच बोले। Respect other religious, yes. If you want to establish harmony in the society, it is quite necessary that you must respect other religious. Obey elders, yes. बच्चा, जो एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, ऑब्वियसली उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हमको उनको अभी करना चाहिए।
फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, अहिंसा के पाथ को फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा आपको चैरिटी करना चाहिए, पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट एंड स्लेव, आपको काइंड रहना है अपनी लाइफ में, भले आपका सर्वेंट हो, आपका दास हो, आपका नौकर हो, आपको सबको काइंडली ट्रीट करना है। लिव टुगेदर पीसफुली, और सबको साथ में पीसफुली रहना है। Welfare measures. Ashok was deeply concerned for about the welfare of the people of his empire. वो अपने एम्पायर में जितने भी लोग रहते थे उनकी भलाई, वेलफेयर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है भलाई, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सोचते थे, और सोचते ही थे, बहुत ज़्यादा काम भी करते थे। इन वन ऑफ हिज एडिक्ट, एक जो उनका एडिक्ट था, जो रॉक या पिलर पे था, जो किसी पे भी एक पे होगा, उसमें उन्होंने कहा है, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे मैन मेरे बच्चों की तरह हैं। एंड जस्ट आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन, जैसा कि मैं मेरे बच्चे के लिए सोचता हूँ, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं ना, वैसे मैं सारी प्रजा, मतलब पूरे लोगों के लिए सोचता हूँ, सब लोगों के लिए सोचता हूँ जो मेरे एम्पायर में रहते हैं। दैट द शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, उन सबको वेलफेयर मिले, सबको हैप्पीनेस मिले, उन सबका भला हो, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट नेक्स्ट ऑल्सो, ना ही सिर्फ इस दुनिया में, आने वाले टाइम में भी, आने वाले जन्म में भी उनके साथ अच्छा ही हो। द सेम डू आई डिज़ायर फॉर ऑल मैन, ये इच्छा जो मैं अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, वही इच्छा मैं सारे लोगों के लिए रखता हूँ जो मेरे एम्पायर में हैं। ठीक है। अशोक बिल्ट गुड रोड्स, प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ रोड, बनाई रोड के आसपास ट्रीज लगाए। ठीक है। रेस्ट हाउसेस बनाए ट्रैवलर्स के लिए, जिसमें ट्रैवलर्स इजीली रेस्ट कर सकें। नंबर ऑफ वेल्स, कुएं बनाए जिससे लोग पानी निकाल पाएँ। ठीक है। रोड बनाई, पेड़ लगाए, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस खोले, बहुत सारे वेल डक करवाए। अशोक बिल्ट मेनी हॉस्पिटल फॉर बोथ पीपल एंड एनिमल, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, बच्चा सिर्फ एनिमल्स, सिर्फ मैन के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी। ठीक है। ही रेगुलरली वेंट ऑन टूर्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो रेगुलरली टूर पर रहते थे, अपने लोगों की प्रॉब्लम जानते थे, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू इंश्योर दैट द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वर हैप्पी, उन्होंने वो सब काम किया जिससे वो अपनी किंगडम के एम्पायर के लोगों को खुश कर सकते थे। ठीक है। किंगडम बोलना गलत होगा, एम्पायर इज द राइट वर्ड। स्प्रेड ऑफ धर्म, अब धर्म को भी स्प्रेड कराना था, वो कैसे कराते? अशोक वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड धर्म, अशोक का मानना था कि लोग भी धर्म को समझे, अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझे, उनको फॉलो करें अपनी डेली लाइफ में, एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, अगर धर्म को हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हमको मिलेगा ही। अशोक वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड धर्म, फॉलो इट इन देयर डेली लाइफ एंड गेट बेनिफिट्स। ही टुक मेनी स्टेप्स टू स्प्रेड धर्म, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए धर्म को रिलीजियस ड्यूटीज को स्प्रेड कराने के लिए। अशोक लेड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, ही फॉलोड इस प्रिंसिपल ऑफ धर्म इन हिज डेली लाइफ, उन्होंने जितने भी धर्म के प्रिंसिपल थे, सच बोलना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, हर फॉर्म ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट करना, ये सब को अपनी लाइफ में फॉलो किया। अशोक ही चूज एडिक्ट, अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए जिसमें जो प्रिंसिपल थे धर्म के वो लिखे हुए थे। His 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट, उनके जो 14 रॉक एडिक्ट है, रॉक मतलब चट्टाने, रॉक एडिक्ट्स पे, 7 पिलर एडिक्ट्स पे। ठीक है। बिसाइड्स मेनी माइनर एडिक्ट्स, इसके अलावा 14 रॉक एडिक्ट हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, उसके अलावा भी छोटे छोटे और एडिक्ट हैं। डिस्क्राइब द रिफॉर्म ही कैरीड आउट एंड मॉरल प्रिंसिपल ही एनकरेज, उन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स किए सोसाइटी में, जो भी सुधार किए उसको भी लिखा, और जो मॉरल प्रिंसिपल थे उनको एनकरेज किया। मोस्ट ऑफ दीज एडिक्ट्स वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और जितने भी एडिक्ट्स थे वो किस में थे बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। द लैंग्वेज वॉज प्राकृत, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कितने रॉक एडिक्ट्स थे? 14। कितने पिलर एडिक्ट्स थे? 7। कुछ माइनर भी थे। किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। द लैंग्वेज ऑफ मासेस, और उस टाइम जो मास था, जो जनरल पब्लिक थी, उसकी लैंग्वेज प्राकृत थी। अशोक पुट अप दीज एडिक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने ये एडिक्ट्स को रखवाया, बनवाया। जनरली इन पब्लिक प्लेसेस, और कहाँ पर रखवाया बच्चा? पब्लिक प्लेसेस में, जैसे मार्केट, टेम्पल,
जहाँ पर लार्ज नंबर में पीपल गैदर होते होंगे। जब वो गैदर होंगे तो इन एडिक्ट्स को, धम्म के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। दिस एडिक्ट्स हैव फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नेपाल। Listen carefully, not only in India we have addicts and rocks, on rocks and pillars. In Pakistan, Afghanistan and Nepal, everywhere we have rock and pillar addicts. Ashok appointed officials called Dham Mahamatras. ठीक है, he appointed various officials called as धर्म महामात्रास। धर्म महामात्रास, किसी बुक में मैंने इनको धम्म महामंत्रास भी पढ़ा है, आपकी बोल रही है धर्म महामात्रास, तो आप यही पढ़ेंगे धर्म महामात्रास। और क्यों अपॉइंट किया है बच्चा इनको? धर्म को स्प्रेड करने के, धम्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। क्या पढ़ा है मैंने? धम्म महात्मास। ठीक है, आपकी बुक बोल रही है धर्म महामात्रास, मात्रास। ठीक है, दीज ऑफिशियल्स, जो ये धर्म महामात्रास थे, ये लोग बहुत सारी प्लेसेस पे जाते थे, अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे एमंग कॉमन पीपल। सम ऑफ देम वेंट आउटसाइड द कंट्री, कुछ तो आउटसाइड कंट्री भी गए, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड इजिप्ट। कहाँ कहाँ गए? इजिप्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका। सो स्टूडेंट देखिए, साउथ में हमको कहाँ कहाँ पर अशोक के रॉक और पिलर एडिक्ट्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो पार्ट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स। और जो ये वाला रीजन है हमारा, नेपाल, यूपी, बिहार, झारखंड, झारखंड नहीं, उड़ीसा भी नहीं है, हाँ उड़ीसा में आपको क्या मिलेंगे? रॉक पिलर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस पार्ट में क्या मिल रहे हैं? नेपाल, यूपी, बिहार वाले पार्ट में आपको क्या मिल रहे हैं? पिलर्स। ठीक है, एक गिमार में भी आपका रॉक एडिक्स है और बहुत सारे पिलर्स आपके ये वाले पार्ट में भी मिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पार्ट। तो ये आउटसाइड इंडियन बाउंड्रीज हैं, जो यहाँ पर इंडिया खत्म हो गया, ये कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में और कुछ नेपाल में भी है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को आप 4 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। कौन कौन से 4? सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी, पाटलिपुत्र को सेपरेट रखे, पूरे एरिया को, पूरा जिस एरिया पे मौर्यन का कंट्रोल था उसको कैसे डिवाइड किया? सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। और पाटलिपुत्र का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग था। सेंट्रल, द किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी। सेंट्रल में किंग सुप्रीम अथॉरिटी थे, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेते थे अपने एम्पायर से कंसर्न करते हुए। ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो किंग के एडवाइजर की तरह काम करते थे। प्रोविंशियल लेवल पे द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस। एम्पायर बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड था, ईच हेडेड बाय द प्रिंस, और सबको हेड करते थे प्रिंस। ही रूल्ड द प्रोविंस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, वो प्रोविंस को रूल करते थे एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड वॉज असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स। अभी जो प्रिंस थे ये किंग के रिप्रेजेंटेटिव थे और इनको बहुत सारे ऑफिसर्स असिस्ट करते थे। स्टूडेंट्स, प्रोविंस जो थी वो फिर से डिवाइड थी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट क्या है बच्चा? एक स्टेट, एक प्रोविंस को आप फर्दर पे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। प्रदेश वॉज द हेड ऑफ, कौन बचा? प्रदेश वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज असिस्टेड बाय युक्तास एंड राजुकास। ठीक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट में एक मेन लीडर होगा उसको असिस्ट कौन करेंगे बच्चा? युक्तास और राजुकास। दे मेजर द लैंड, वो लैंड को मेजर करते हैं, टैक्स को कलेक्ट करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। क्या क्या करते हैं बच्चा? टैक्स कलेक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और असिस्ट कौन करता है? युक्तास और राजुकास। किसको असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसको असिस्ट किया? प्रदेशता को असिस्ट करेंगे युक्तास, राजुकास। इनका काम क्या होगा? मिलके लैंड को मेजर करना, टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना।
विलेज, नंबर ऑफ विलेज मेड अप अ डिस्ट्रिक्ट। बच्चा, बहुत सारे विलेजेस को मिला के क्या बनता है? एक डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के क्या बनता है बच्चा? एक स्टेट। और बहुत सारे प्रोविंसेस, यहाँ पर क्या नाम दिया? प्रोविंसेस। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस को मिला के क्या बनेगा बच्चा? सेंट्रल। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा आपका सेंटर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। एक विलेज में, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते हैं। विलेजर्स असिस्टेड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मार्किंग द विलेज बाउंड्री। जितने भी विलेजर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को असिस्ट करते थे किसमें बच्चा? बाउंड्रीज, विलेज की बाउंड्रीज बनाने में, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, टैक्स कलेक्ट करने में। ईच विलेज हेडमैन, हर विलेज का अपना विलेज हेडमैन होता था। विलेजर्स की हेल्प से विलेज बाउंड्रीज वगैरह बनती थी, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे। हु वॉज चूजन बाय द विलेजर्स देमसेल्फ। जो विलेज हेडमैन होता था, इट मीन्स डेमोक्रेसी वॉज देयर। कि डेमोक्रेसी होगी तभी तो विलेजर्स हेडमैन को चुनते होंगे, इलेक्ट करते होंगे, हेरिडेटरी पोजीशंस नहीं होंगी। Okay, students, so democracy was there in the period of Ashok because the headman is elected by whom? Villagers themselves. It is written in your book. I am not saying anything. Now, Patliputra was capital of the empire. Now, Patna, Patliputra क्या थी बच्चा? Empire की capital थी. It was surrounded by wooden wall. पूरी पाटलिपुत्र के आसपास क्या थी बच्चा? वुडन वॉल थी। 64 गेट्स थे, 570 टावर्स थे। 570 टावर्स, 64 गेट, और पूरी के पूरे पाटलिपुत्र को सराउंड किया था किसने? वुडन वॉल ने। देयर वाज आल्सो अ माउट अराउंड द सिटी टू प्रोटेक्ट इट एनिमी अटैक। और मोट बनाया हुआ था सिटी को एनिमी के अटैक से रोकने के लिए। वुडन वॉल थी, 64 गेट्स थे, 570 टावर थे, एक मोट भी था। मोट क्या होता है बच्चा? हिंदी अगर इसकी हम देखते हैं तो वो होती है खाई। मीन्स आप जो आपका जो रेसिडेंशियल एरिया है उसके आसपास आप क्या बना लेते हो? एक ऐसा एरिया जिसको एनिमी क्रॉस बहुत मुश्किल से कर पाए। तो यहाँ पर क्या बनी हुई थी? खाई। ठीक है, अराउंड द सिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी अटैक। इस खाई को क्रॉस करना एनिमी को थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता था, जिससे पाटलिपुत्र सेफ था। कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। 30 मेंबर्स की एक कमेटी हुआ करती थी जो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। दिस कमेटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड। इस कमेटी में को 6 बोर्ड में डिवाइड कर दिया गया था। ईच बोर्ड हैज़ 5 मेंबर। बच्चा, 30 लोगों की एक कमेटी थी। उस कमेटी को कितने? 6 ब्रॉड हेड्स में डिवाइड किया गया था। मतलब हर कमेटी के जो 6 ब्रॉड बोर्ड्स बने हैं, उस 6 बोर्ड में, बोर्ड्स में कितने मेंबर हुआ करते होंगे? 5। कमेटी 30 मेंबर। 30 मेंबर्स की जो कमेटी थी उसको 6 बोर्ड में डिवाइड किया। 6 बोर्ड में डिवाइड किया तो हर बोर्ड में कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे। ठीक है, अगर मैंने कंफ्यूज किया है तो फिर से बताती हूँ। 30 का पूरा क्या बन गई? कमेटी। इस कमेटी के 6 बोर्ड बने। कितने बने बच्चा? 6 बोर्ड बन गए। कितने बोर्ड? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, 6 5 जो 30 होता है, मतलब हर बोर्ड में कितने मेंबर रहे होंगे? 5। ईच बोर्ड हैज 5 मेंबर एंड टोटल नंबर ऑफ बोर्ड है 6। कमेटी में कितने मेंबर थे? 30। ईच बोर्ड लुक्ड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हर बोर्ड का अपना स्पेसिफिक काम था, जैसे कि कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स कंटिन्यूसली विजिट करते थे मारन एम्पायर में, तो उनकी कंफर्ट का ध्यान रखना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करना बर्थ और डेथ का, इंडस्ट्री ओपन करना, इंडस्ट्री को प्रॉपर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि इंडस्ट्री फ्लॉरिश हो, ट्रेड कॉमर्स को देखने के लिए एक बोर्ड अलग, इंडस्ट्री के लिए बोर्ड अलग, बोर्ड डेथ का रिकॉर्ड रखने वाला बोर्ड अलग है, सिक्योरिटी फॉरेनर्स की जो देखेंगे वो वाला बोर्ड बिल्कुल अलग होगा। इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो गुड बन रहा है मैन्युफैक्चर्ड उसका भी प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, वेदर इट इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। कलेक्शन ऑफ टैक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट टैक्स वी और एनी ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एक बोर्ड
कलेक्ट करेगी टैक्स, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को देखेगी। नाउ आर्मी, द मौर्यन आर्मी हैड फूट शोल्डर, मौर्यन की आर्मी में फूट शोल्डर, पैदल चलने वाले सैनिक भी थे, हॉर्स घोड़े पे चलने वाले, एलिफेंट पे चलने वाले, चैरियट तो रथ, चैरियट रथ, एलिफेंट आपको पता है और सबको पता है, फूट शोल्डर मतलब पैदल पैदल चलने वाले सैनिक। आप लोगों ने जितनी भी माइथोलॉजिकल्स जो देखी होंगी टीवी में जो सीरियल्स आते हैं उसमें दिखाते हैं कुछ जो यात्री होते हैं, महाराणा प्रताप अगर कभी देखा होगा आपने तो, बाहुबली देखी होगी तो कुछ तो पैदल पैदल दौड़ते हैं, कुछ घोड़े के ऊपर चलते हैं, कुछ हाथियों के ऊपर चलते हैं और कुछ रथ में चलते हैं, जिसमें कि जो भल्लाल देव का जो चैरियट था, रथ था, वो तो यूनिक पीस ही था, है ना। ऐसे सबके पास हो तो कोई आगे ही ना आए। सेपरेट डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन, एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जिसका काम था कि वो वेपन के प्रोडक्शन को देखे। वेपन बोले तो हथियार जो लड़ने के काम आते हैं, स्वॉर्ड एंड ऑल, उसका डिपार्टमेंट, उसको देखने वाला डिपार्टमेंट अलग था। द सेनापति वॉज द हेड ऑफ आर्मी, और आर्मी का जो हेड था उसको क्या बोला जाता था, सेनापति। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ सिपाही, मेनी ऑफ whom आर वुमेन, बहुत सारे सिपाही थे और उसमें से मोस्टली स्पाइस कौन होती थी बच्चा, वुमेन, वीमेन, ठीक है, वीमेन मतलब बहुत सारी औरतें। बच्चा ये क्या लिखा है, वीमेन, ठीक है, ध्यान रखना, वुमेन नहीं पढ़ते हैं इसको, वीमेन। नेक्स्ट, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और किंग की इनकम का सोर्स क्या होता था बच्चा, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो। इट वॉज फिक्स बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी आपकी प्रोड्यूस होगी उसका 1/4 आपको किसको पे करना पड़ेगा, किंग को, और 1/5 या तो 1/4 होगी या 1/6 या इन दोनों के बीच में ही कुछ होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। अब किसी से 1/4 ले रहे हैं आप, किसी से 1/6 ले रहे हैं, ये क्यों, बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बच्चा कोई जो सॉइल होती है, जो फार्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, किसी में थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होता है, तो फर्टिलिटी को देख के हम किसी फार्मर से 1/6 लेंगे, किसी प्लेस से 1/6 लेंगे, किसी प्लेस से 1/4 लेंगे। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और टैक्स किस पे भी इम्पोज किया जाता था, टैक्स इम्पोज होता था ट्रेड पर भी। जब आप टैक्स को इम्पोज करोगे तभी तो आपको रेवेन्यू रियलाइज होगा। टैक्स लगाया, आपके लिए वो टैक्स था, एक फार्मर के लिए जो टैक्स है वो किंग के लिए क्या है, रेवेन्यू, किंग को कुछ मिल रहा है, और आपके लिए टैक्स फार्मर के लिए, क्योंकि आप दे रहे हो, ठीक है। तो रेवेन्यू किससे भी कलेक्ट किया जाता था बच्चा, ट्रेड से, मतलब अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला एंड पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला एंड भरूच वर इम्पोर्टेंट इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ठीक है। ओवर स्ट्रीट ट्रेड वॉज कैरीड विथ रोम, इजिप्ट, चाइना एंड श्रीलंका। मौर्यन एम्पायर में इनके इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस भी थे, किस किस के साथ थे बच्चा, रोम, इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम वर फॉरेस्ट, माइंस, कस्टम ड्यूटीज। देखो बच्चे ये किस किस के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, रोम, इजिप्ट, चाइना, श्रीलंका के साथ। और पैसा कहाँ से आता था, तो और पैसा आता था फॉरेस्ट से, माइन से, कस्टम ड्यूटी लगा के, फाइन लगा के, जो दूसरे जो किंग्स थे जो उनको गिफ्ट देते थे उनसे। अर्थशास्त्र वॉज ऑल्सो मेंशन वाटर टैक्स, जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, जो बुक कौटिल्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी है, उस बुक में वाटर टैक्स को का भी मेंशन है। द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस वॉज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द आर्मी, whatever money they are collecting from the tax, they are spending that amount on the maintenance of army। उस टाइम में बच्चा जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था उस सब का यूज़ किस में होता था, आर्मी को मेंटेन करने में होता था, ठीक है। पेइंग सैलरीज टू, किस में यूज़ होता था उस अमाउंट का बच्चा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने के लिए, चैरिटी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे वो काम करते थे उनको सैलरी देनी पड़ती थी ना, चैरिटीज़ के लिए, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, हॉस्पिटल, अगर वेल को डिग करना है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनानी है, उस सब के लिए उस अमाउंट का यूज़ होता था, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जाननी चाहिए कि जो पहला सेंसस हुआ था, सेंसस मतलब क्या होता है बेटा, हेड काउंट, कि कितने लोग आपके एम्पायर में रह रहे हैं, आपकी सिटी में, आपके
कंट्री में है उसके लिए हम क्या करवाते हैं, सेंसस, हेड काउंट। तो पहला हेड काउंट भी इनके रीन में ही हुआ था। इट लिस्टेड द पीपल लिविंग इन द एम्पायर एंड देयर कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, किस कास्ट के, किस ऑक्यूपेशन के, कितने लोग किंगडम में रह रहे हैं, ये सब किसने नोट किया था? फर्स्ट टाइम हेड काउंट किसने करवाया था? अशोक ने।